चौधरी ये बोल रहा है कि हमें चांद पर जाने की जरूरत ही क्या है, वो तो हमें यहीं से दिख रहा है। पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि घबराने की बात नहीं है, जब सारी दुनिया चांद पर चली जाएगी तो हम धरती पर कब्जा कर लेंगे। वो तो पैसे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। तो आज देखते हैं कि आज से 54 साल पहले जब अमेरिका ने चांद पे इंसान को उतार दिया, तो चलिए इसी पे देखते हैं क्या सच्चाई है और क्या नहीं। चौधरी ये बोल रहा है कि हमें चांद पर जाने की जरूरत ही क्या है, वो तो हमें यहीं से दिख रहा है। पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि घबराने की बात नहीं है, जब सारी दुनिया चांद पर चली जाएगी तो हम धरती पर कब्जा कर लेंगे। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता। और एक एंकर ये कहकर छाती कूट रहा था कि भारत चांद पर पहुंच गया है और हम पाकिस्तानी अपने बच्चे को ही चांद बोल बोल कर खुश हो रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। भैया इतना हंसाओगे तो मुझे ना चांद पर जाना पड़ जाएगा। हेलो, खैर ये तो हुआ शुरू का लाफ्टर डोज। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि भाई आज 2023 में जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, तब भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड कर जाने पर दुनिया इतनी हैरान हो रही है। सोचिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि अमेरिका ने आज से 54 साल पहले 1969 पर चांद पर इंसान उतार दिए थे, वो भी तब जब स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई थी जितने आज के हमारे मोबाइल फोन एडवांस। बताइए, नासा के 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतारने पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, मगर चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। तो आज हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम उस पूरी कंट्रोवर्सी पर डिटेल में बात करेंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, अगले कुछ मिनट में हम कुछ ऐसे सवाल भी उठाएंगे जो आज तक, जी हां ध्यान से सुनिए, आज तक किसी इंडियन चैनल पर नहीं उठाए गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक, फनतंत्र में वेलकम। दोस्तों आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों या पड़ोसियों में कैसी जेलसी होती है कि नहीं? हर कोई खुद को सुपीरियर बताने के लिए कैसे शो ऑफ करता है। पड़ोसी ने होंडा सिटी खरीद ली तो हमें भी क्रेटा लानी है, पड़ोसी थार ले आया तो हम भी XUV 700 लाके रहेंगे। रिश्तेदार के लड़के के 12वीं में 95% आए हैं तो हम भी अपने बच्चे के मार्क्स इतने तो बढ़ाकर बता ही देंगे कि बेइज्जती ना हो। अब तो ये रहा लोगों का हाल। अब आप सोचिए, अगर दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश भी पंजाबी बाग में रहने वाले पड़ोसियों की तरह बिहेव करने लग जाए तो क्या होगा? अगर वो शो ऑफ पर उतर जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और रूस भी 2 ऐसे ही अमीर रिश्तेदार थे। ये कोल्ड वॉर का वक्त था जब दोनों देश हर मामले में एक दूसरे से कंपटीशन में लगे थे, खास तौर पर अपने स्पेस मिशन को लेकर। ये वो टाइम था जब रूस का स्पेस प्रोग्राम अमेरिका से बहुत आगे था। 1957 में स्पुतनिक के जरिए रूस अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला देश बना। फिर उसने लतिका नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष भेजा। फिर 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बन गए। यह देखकर अमेरिका बौखला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्पेस वॉर में वो रूस को कैसे पीछे छोड़े। यही वो टाइम था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका 1970 से पहले चांद पर इंसान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा, और इसके बाद स्पेस की दुनिया में भूचाल आ गया। दोस्तों, जब भी अमेरिका के चांद पर लैंडिंग को लेकर कंट्रोवर्सी होती है तो कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं। मसलन, जब चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो आर्मस्ट्रांग के चांद पर झंडा गाड़ने के बाद वो लहरा कैसे रहा था? जब चांद पर सिर्फ सूरज की ही रोशनी आ सकती है तो चांद पर मौजूद दोनों यात्रियों की इतनी परछाइयां कैसे बन रही थी? इतनी परछाइयां तो तब बनती हैं जब स्टूडियो लाइट में कोई चीज शूट की जाए। इसके अलावा भी कई और सवाल थे जो आज की तारीख तक बाकी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका तक में लोग पूछते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के मुताबिक खुद अमेरिका में 20 में से 1 आदमी को इस बात पर शक है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर लैंडिंग की भी थी या नहीं। इससे पहले कि मैं इन सवालों पर आऊं, आपकी थोड़ी कमाई करवा देते हैं। प्रोबो ऐप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो। इतना अजूबा ऐप है ना भाई साहब कि इसमें येस या नो में सिर्फ ओपिनियन देकर आप ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। कई सारे टॉपिक हैं जिसमें आपको अपना ओपिनियन देने का मौका मिलेगा। अपनी ओपिनियन यूं ही किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की तरह वेस्ट मत करो, उसका सही इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। और जब पैसा जीत जाओगे तो आपको बड़े आसानी से UPI, पेटीएम या गूगल पे से विड्रॉ करने का भी मौका मिल जाएगा। और कई सारे सवालों में एक सवाल है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जीत पाएगी क्या? आज अहम मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान के बीच। प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, अपनी ओपिनियन दो, जीत गए तो पैसे आपके पास। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड करो। प्रोबो। वीडियो में आगे बढ़। जैसे कि मैंने पहले कहा था, 1950 में रूस से स्पेस मिशन में कंपटीशन में अमेरिका बुरी तरह पिछड़ रहा था। बहुत बाद में अमेरिका में इस बात का खुलासा हुआ जिसका जिक्र आज भी अमेरिका में बहुत कम लोग करते हैं। वो ये कि अमेरिका को जब लगा कि वो स्पेस वॉर में रूस को नहीं पछाड़ पाएगा तो उसने अपने स्पेस प्रोग्राम में जर्मनी के ऐसे वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को शामिल किया जो एक वक्त में हिटलर के नाजी आर्मी का हिस्सा थे।
जी हाँ, रूस को हराने की जिद में अमेरिका इतना डेस्परेट हो गया कि वो लाखों लोगों के कातिलों तक से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। ये वो लोग थे जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हजारों लोगों की जान लेने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जिम्मेदार थे। इन्हीं नामों में एक नाम था हिटलर के सबसे करीबी वर्नर वॉन ब्रॉन का। अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा हंट ने खुलासा किया था कि जर्मनी से ऐसे 1500 के करीब वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और वॉर क्रिमिनल्स तक को यूएस में लाया गया, नासा में काम भी करवाया गया। अमेरिका अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा करना मॉरली सही नहीं है, फिर भी वो रूस से अपनी दुश्मनी में इतना पगला गया था कि उसे किसी भी कीमत पर हराना चाहता था। उसे इस बात का पता था कि हिटलर की नाजी सरकार में ऐसे लोग थे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिकी वैज्ञानिकों से बहुत आगे की समझ रखते थे। उसे यह भी पता था कि ऐसे लोगों की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का फायदा उठाकर वो स्पेस वॉर में रूस को पीछे छोड़ सकता है, और उसने ऐसा किया भी। मतलब इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है कि जो अमेरिका आज पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स से लेकर बाकी मॉरल इश्यूज पर ज्ञान बांटता फिरता है, वो खुद अपनी सोच में इतना घिनौना रहा है कि रूस से झूठी अहंकार की लड़ाई जीतने के लिए उसने उन लोगों की मदद लेने में भी संकोच नहीं किया जो एक टाइम पर हजारों मासूम लोगों के कत्ल के जिम्मेदार थे। दुनिया चांद पर अमेरिका की लैंडिंग पर सवाल उठाती है, उसे दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी फेक न्यूज बताती है, मगर मेरी नजर में इन सबसे बड़ा गुनाह अमेरिका ने तब किया जब वो अपनी लड़ाई जीतने के लिए नाजियों की मदद लेने को भी तैयार हो गए। अब आते हैं अमेरिका की फेक लैंडिंग वाली कंट्रोवर्सी थियरीज पर। इनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने सुने होंगे, और फिजिक्स से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जो शायद आपने आज से पहले किसी और मंच पर न सुनी हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक करके इन सारे सवालों और उनके जवाबों को सुनिए और खुद तय करिए कि रियलिटी क्या है। तो पहले आम सवालों की बात करते हैं और आखिर में उस चीज की बात करेंगे जिसका जवाब मून लैंडिंग को फेक बताने वाले कुछ वैज्ञानिक पूछ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले कि झंडा हिल क्यों रहा है? मून लैंडिंग को लेकर जो आम सवाल पूछा जाता है कि भैया जब चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो जिन तस्वीरों में आर्मस्ट्रांग और उनका साथी वहां झंडा गाड़ रहे हैं वो हिल क्यों रहा है झंडा? इस हिलते हुए झंडे की तस्वीरें दिखाकर लोग सवाल खड़े करते हैं कि ये तस्वीरें चांद की नहीं, हॉलीवुड के किसी स्टूडियो की है। इसकी सफाई में यह कहा गया कि अरे भाई वो झंडा हिल ही नहीं रहा है। दरअसल नासा के वैज्ञानिक भी जानते थे कि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए झंडा सीधा नहीं टिकेगा। तभी उन्होंने झंडे के ऊपर भी एक रॉड लगाई है। उसी रॉड में झंडे को एडजस्ट करने के चक्कर में कुछ सिलवटें आ गई हैं। जो झंडा आपको हिलता दिख रहा है वो हवा की वजह से नहीं, सिलवटों के कारण चांद के स्टैटिक माहौल में पैदा हुए इफेक्ट के कारण है। दूसरा बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि जब चांद पर सूरज के अलावा किसी और की रोशनी नहीं है तो वहां मौजूद दोनों यात्रियों की मल्टीपल शैडोज कैसे बन रही है? इस पर भी लोग कहते हैं कि भैया ये तो स्टूडियो लाइट की वजह से है। इस थ्योरी को खारिज करने वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दरअसल चांद पर सिर्फ सूरज की रोशनी है और दूसरी रोशनी चांद के सरफेस की है, तो जो मल्टीपल शैडोज बन रही है वो उसी चांद के सरफेस से निकलने वाली रोशनी से रिफ्लेक्ट होने की वजह से बन रही है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि दोनों यात्रियों की चांद पर खड़े होने की जो तस्वीरें हैं उसमें पीछे आसमान में तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इस बेस पर भी लोग पिक्चर्स को फेक बताते हैं। इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई जब यात्री चांद पर लैंड हुए तो वहां पर दिन था, इसलिए पीछे तारे नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा कुछ और सवाल लोग करते हैं, जैसे अपोलो 11 मिशन वहां लैंड हुआ तो उससे मून के सरफेस पर गड्ढा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो तस्वीरें उस वक्त नासा ने यात्रियों की जारी की उसमें पीछे एक पत्थर पर रोमन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। जब चांद पर आज तक कोई गया ही नहीं है तो पत्थर पर कोई कैसे लिख सकता है? यह भी पूछा जाता है कि जब चांद पर कोई नमी ही नहीं है तो वहां आर्मस्ट्रांग के जूते के निशान कैसे दिखाई दे रहे हैं? कहने वाले ये भी दावा करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और उनका साथी चांद के आउटर स्पेस पर थे, मगर वो वहां लैंड नहीं किए। लैंडिंग के शॉट्स एरिया 51 नाम की जगह पर शूट किए। इसे उस वक्त हॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर ने शूट किया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एरिया 51 अमेरिका में ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट के अलावा किसी को जाने की छूट नहीं है। कहा जाता है कि जिस वक्त अमेरिका पर अपने मून मिशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसी वक्त 1968 में हॉलीवुड में स्पेस ओडिसी नाम से एक मूवी आई थी। उसी मूवी को देखकर अमेरिकी सरकार को यह आइडिया आया कि अगर हम मून पर नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों ना लैंडिंग का फेक वीडियो बना दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी नासा के अपोलो 11 मिशन को लेकर पूछे जाते हैं, जिन पर आज भी दुनिया में बहस होती है। मगर इन सब से परे हम कुछ ऐसे सवाल रखने वाले हैं जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन कुछ लोग इन्हें सबसे जरूरी सवाल मानते हैं। जो लोग आज भी इस मिशन पर सवाल उठाते हैं उनका पहला सवाल यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के लिए आपको हाईली चार्ज्ड प्रोटॉन की 2 इंटेंस बेल्ट से गुजरना पड़ता है, जो इतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है कि उसके आसपास से भी गुजरने पर एस्ट्रोनॉट जिंदा जल जाते हैं। ऐसे में अपोलो 11 में बैठे तीनों यात्री कैसे गुजर गए, यह बड़ी हैरानी की बात है।
यह भी कहा जाता है कि अगर इस रेडिएशन से बचने के लिए अपोलो 11 के कैप्सूल पर लेड की शील्डिंग की जाती तो वो बहुत भारी हो जाता, जिससे वापसी के वक्त उसका टेक ऑफ करना मुश्किल हो जाता। लोग ये भी सवाल करते हैं कि जिस कैप्सूल में ये तीनों एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे उसकी शील्डिंग सिर्फ 3 इंच की थी, और इतनी कम शील्डिंग में तो वो तीनों रेडिएशन बेल्ट से गुजरते वक्त ही जलकर वहीं मर सकते थे। 1000 किलोमीटर पर मौजूद वैन एलन बेल्ट में काफी खतरनाक प्रोटॉन पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, मगर आउटर बेल्ट जो 13,000 किलोमीटर पर है वो ज्यादा खतरनाक है। इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स का दबाव वहां सबसे ज्यादा होता है। हो सकता है कि आप इनर बेल्ट से निकलकर पहुंच भी जाएं और रेडिएशन वाले रिंग को अवॉइड भी कर दें, लेकिन आप किसी कीमत पर आउटर बेल्ट से बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां बीटा पार्टिकल फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है और वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनके कांटेक्ट में कुछ देर रहने पर ही आपकी चंद सेकंड में मौत हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि रेडिएशन के इस लेवल के बारे में तो अब जाकर इतनी जानकारी हुई है। 1960 के दशक तक तो इस लेवल के खतरे का अंदाजा भी नहीं था। बावजूद इसके अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली चांद पर लैंड करता है, उससे 2 यात्री निकलते हैं, वहां से पत्थर और कुछ मिट्टी उठाते हैं, 1.5 घंटा वहां मटर गश्ती करते हैं और फिर चुपचाप स्पेस यान में बैठकर वापस आ जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, मगर आज भी इस पर एक बार में यकीन करना तो मुश्किल है। क्या कहते हैं आप? एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि चांद पर तो धरती से 6 गुना कम ग्रेविटी है, इसलिए यान को वापस उड़ान भरने के लिए जो थ्रस्ट चाहिए था उसे वो कैसे मिलता? और एक बार को मान भी लिया जाए कि नासा ने ये सारे चैलेंजेस पार कर लिए, तो आखिर क्या वजह हो गई कि पिछले 50 साल में वो दोबारा चांद पर नहीं गए? बताइए, उसे तो चांद को और एक्सप्लोर करना चाहिए था। क्या रीजन था कि पहले जॉर्ज बुश जूनियर और डोनाल्ड ट्रंप ने चांद पर जाने की बात की और फिर खुद ही उसे वापस ले लिया? ये सारी बातें जो आज भी इस कंट्रोवर्सी को जिंदा रखे हुए हैं। इसरो के चंद्रयान 3 ने जब चांद पर लैंडिंग की और चांद के साउथ पोल पर जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, तो ये चर्चा फिर से गर्म हो। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लोग फिर से ये सवाल उठाने लगे हैं कि आज 2023 में जब दुनिया में इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट आ चुकी है, जब आज भी चांद पर एक देश का लैंडर उतारना बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है, तो अमेरिका आज से 54 साल पहले 3 लोगों को यान में बिठाकर कैसे ले गया मून पे? बताइए। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम अमेरिका के उस दावे पर या इतनी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट को खारिज नहीं कर रहे, बल्कि एक बार फिर से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उस वैज्ञानिक उपलब्धि के पीछे सच में कोई गड़बड़ तो नहीं थी। जैसे साइंस जब तक किसी चीज से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक वो सवाल करता रहता है। उसी तरह आपका और हमारा भी ये फर्ज है कि जब तक हमारा रैशनल माइंड किसी चीज से पूरी तरह कन्विंस न हो जाए, हमें भी तब तक सवाल करते रहना चाहिए। और आज के वीडियो का भी बस कॉस्मोस ने अंतरिक्ष में लोगों को भेजा था, अंतरिक्ष यात्री को, जो दुनिया का सबसे पहला देश बना। कहीं ना कहीं ये सवाल तो लोगों के मन में है कि आज से जब 54 साल पहले ही इंसान को चांद पे उतारा गया, तो 54 साल तक फिर कोई दूसरा मानव मिशन क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।